दोबारा से इस पे मुद्दे पे ही आते हैं। जी अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास संस्थागत साधन भी नहीं है ना। हमारे जी जो जी, जो बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव है, वो अनुभव हम्म, को जब तक हम लोग उसको लिखते नहीं है, जब उसको जी कहा जी जाए कि उसको जब तक लिखेंगे, जब तक उसको दस्तावेजीकरण नहीं करेंगे, तो वो अनुभव बिल्कुल की भी लूट हो दस्तावेज। जाती है ना? अनुभव की बहुत ज्यादा जी लूट बिल्कुल होती है ना? बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे जो बिल्कुल। क्या नाम था इनका, गुलजार साहब लिखते हैं, जुल्हा मुझको यार, भी जुल्हा बना दे। हाँ, तरकीब सिखा दे मेरे यार यार जुलाहे, जुल्हा। है ना? तो भाई बिल्कुल बिल्कुल। जुलाहा बनना है तो तुम लूम लगवाओ, लूम चलाओ, तुमको समझ आएगा जुलाहों की मजबूरी को, उनकी बिल्कुल हताशा बिल्कुल को बिल्कुल। तुमने जो है गजल बना के बेच दिया। और मैं जब ये बात कहाँ से कह रहा हूँ, जब मैं बोला कि हम्म, गजलों में तो जिक्र ही नहीं है हमारे पसमानदा समाज का, तो वो कहाँ है? बिल्कुल तो मुझको बिल्कुल यही बिल्कुल वाली बिल्कुल। गजल पेश कर दी गई कि देखो गुलजार ने लिखा है। हम्म, तो मैं कहा कि यार हम्म, गुलजार ने तो ये तो मजाक उड़ा दिया हमारी भावनाओं का, कि बिल्कुल तुम बिल्कुल जो है बिल्कुल। तरकीब सीखने के लिए तुम हमारी हताशा पे कब लिखोगे? हमारे किस बिल्कुल। तरीके से एक अंसारी, एक आम जुलाहे किस कितने कम हम्म, पैसे में जी रहा है, कैसे एक कमरे में हम्म, वो लूम भी लगा है, उसी में सो भी रहा है, उस पे तुम नहीं कर, उसको उसकी पूरे रोमांटिसाइज कर दिए पूरे उसके बिल्कुल दर्द को। बिल्कुल। ठीक है। हम्म, तो मेरा ये कहना है कि हमारे पास संस्थागत साधन भी नहीं है। अभी अभी कुछ दिन पहले रेख्ता में, मुझे एक हफ्ता पहले रेख्ता में अल्लामा हम्म। इकबाल और शिबली नमानी के ऊपर एक मजेदार किस्सा चल रहा है, पता नहीं आप लोग ध्यान दिए कि नहीं। ये नहीं अतिया नहीं नहीं, बेगम हम ध्यान नहीं देते। साहिबा, हाँ हाँ हाँ, अतिया बेगम हाँ साहिबा का जिक्र छेड़ हाँ, दिया गया है उसमें, उनके जी जीवनी जी में, कि ये दोनों बहुत जी पसंद करते थे। तो जी अब जी। इस ओ। पे बवाल करके अल्लामा इकबाल वाले को तो मेंशन कर, मतलब उससे हटवा दिया कि ये बात की इस तरह की कोई बात लिखी जाए। तो मैं कहना जी चाह रहा जी हूँ, जी, हमारे पास संस्थागत साधन भी नहीं कि हम इस तरह की कुछ कर सके। तो फिर कैसे बिल्कुल हम बिल्कुल। अपने ज्ञान को, जैसे बोल रहे कि थिंकर तभी हम्म। बनेंगे ना जब हम हमारा अपना कुछ ज्ञान ज्ञान कहीं के उत्पादन के दस्तावेजीकरण हो। साधनों पे कब्जा हो, संस्थागत हाँ, है। तो उसके लिए कैसे किया जाए? वकार भाई, जी आप ही देखिए, आप ही से सवाल है वकार भाई। ठीक है। जी जी। देखिए, एक चीज तो मैं ये बताऊं आप सभी लोगों को कि कुछ चीजें हमारे थिंकिंग थॉट में आ जाए, हम अमल कर पावे या ना कर पावे। हम्म, जैसे हमारे सोचने में आ जाए, बहुत सारी चीजें सोचने में आ जाती हैं लेकिन हम उसे कर नहीं पाते, कोई बात नहीं, अगली पीढ़ी हो हम्म, सकता है कि कर ले। हम्म। जैसे हमारे आम लोगों को तो हम नहीं बात करते, हमारे खास लोग, पसमानदा लोगों में क्या, आजमगढ़ में जो सेमी अशराफ रौतारा वगैरह भी हैं, अरबपति होने के बाद भी उनकी औरतें ही खाना बनाती हैं। हम्म, तो वो आजमगढ़ के रौतारों को पूरे देश में पसमानदा माना जाता है। एक टुटहे टबारी फैमिली जो है अशराफ की, उनकी पूरी कोशिश होती है कि उनके घर का खाना कोई दूसरा बनाए। जैसे अरब में आप जानते हैं कि आज भी रोटी बाहर से आती है, खाना फिलीपींस वाली पकाती हैं, जब गरीब थे वो तो अफ्रीका वाली पकाती थी सब आके। ठीक, मिर्जा गालिब में आप देखेंगे कि कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्ज के चलते जेल हो जा रही है, उन्होंने शेर व शायरी किया, कर्ज की पीते रहे मैं और ये समझते रहे रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। उसके बावजूद भी काम सौदा लेने उनकी बीवी नहीं जाती थी, खुद नहीं जाते थे, काम वाली थी जो जाके सौदा लाती थी, फिर घर पे लाके खाना पकाती थी, वो उतनी गरीबी के बाद भी। हमारे यहाँ हम लोग जब कहते हैं ना कि मूस मुटैया लोढ़ा हुई है और हाथी दुबराई तो भैंस नहीं हो जाएगी, तो हम लोगों के जो थिंकिंग थॉट में मामला चल रहा है कि हम लोग सुधर भी रहे हैं तो चूहे से लोढ़े की तरफ बढ़ जा रहे हैं। हमें हाथी बनने के बारे में सोचना होगा, कर पाना नहीं कर पाना अगली पीढ़ी में छोड़ सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे सभी लोग जॉब कर रहे हैं, फाकिर भाई जैसा ब्रिलियंट आदमी को भी जॉब करना पड़ रहा है, लेकिन साहब आपको भी मैंने एक बार कहा था कि आप भी जॉब कर लेंगे तो पसमानदा का काम कौन करेगा। मैं जॉब नहीं करता हूं तो जाहिर सी बात है उसके चलते कभी दाढ़ी नहीं बन पाती, कभी खाना नहीं अच्छा खा पाता हूं, कभी भी बच्चे कहते हैं खाली खिचड़ी खिचड़ी चल रही है। तो ये जो हमारे अंदर एक डर है पुरानी गरीबी के चलते, मैंने अशराफों को देखा है, आजमगढ़ में हमारे दोस्ती हैं, वो समोसा मांग मांग के खाते हैं, कभी कभी भूख से चक्कर खा के गिर जाते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन जिंदाबाद करते रहते हैं। 20-30 किलोमीटर दूर उनका गांव है, अपने गांव नहीं जाते, अपनी बीवी के पास नहीं जाते हैं, खाली आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जो चीज हमारे यहाँ जो राजपाट वाले जो हुनर हैं, जो काम है, वो अभी हमारे सोचने में भी नहीं आ रहा है। अमल की बात ही छोड़ दीजिए, हम सीए के लिए
गोली खा सकते हैं। हमारे जो बच्चे थे बेचारे, जो गरीब ठेले वाले रिक्शा वाले के बच्चे थे, 30 35 40 मर गए। लेकिन हम जो है कुछ बक करके, जैसे सरजील इमाम टाइप में अंड बंड बक करके अगर हम जेल गए होते तो कम से कम गोली तो नहीं लगती, जेल में रहते, नाम होता कि भैया ये देखिए क्रांतिकारी जो मर गए, उनकी कब्र पे फातिहा भी नहीं होगा। लेकिन जो बकलोल टाइप के, सरजील इमाम टाइप के हैं, जो अंड बंड बक देते हैं, जिनके पास ना कोई थिंकिंग है ना कोई थॉट है, लेकिन वो राजा वाली बात कर रहे हैं, घेरेंगे, चिकन नेक को घेर देंगे। अपने मोहल्ले की गली तो घेर नहीं पा रहे हैं, चिकन नेक घेरेंगे। तो ये लोग जो है ना राजा वाली बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये आते ही देर नहीं, एक भी सीट एमआईएम नहीं जीतने वाली है, लेकिन डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए, हमको भी मुख्यमंत्री बनने का हक है। अब हमारा पसमानदा एक बार भी नहीं कहता है कि हमको एमएलए बनने का हक है। मंत्री बनने की बात छोड़ दिए, चेयरमैन नहीं बन पा रहा है जी। अच्छा, उसको ये कह रहे हैं, अशराफ कह रहा है कि भारत में हमको बहुत दिक्कत चल रही है। पसमानदा कह रहा है ना हमको भारत में दिक्कत है ना अशराफों को कोई दिक्कत है, हम तो बड़ा ठीक चल रहे हैं। फलाने अशराफ सब्बन भैया के यहाँ जाके हम लोग चाय पीते हैं, मतलब वो चाय उनके यहाँ जाके पी लेना, उसको समझता है कि अब बराबरी हो गई हमारे इसके बीच में, क्योंकि वो इतना बुरी तरह से प्रताड़ित था कि जैसे जिंदा रहने को नहीं कहते, जिंदा रहने को विकास समझना। तो हमारा पसमानदा जिंदा रहने को विकास समझ रहा है, और वो इतना डरपोक भी नहीं है। ये जब दंगे में मरवा, एक चीज मैं ऐड कर दूं, मैं एक बार शेयर किया था आपको, इश्तियाक साहब ने भी शेयर किया था, पाकिस्तान के हिस्टोरियन है, कि उत्तर प्रदेश का उन्होंने एक डेटा दिया था कि सरकारी जॉब में उस वक्त के अशराफ अपनी आबादी से दुगने से भी ज्यादा जो है उस वक्त शेयर रखते थे। ठीक है, इसके बावजूद अशराफों ने हल्ला मचाया हुआ था कि मुसलमान जो है वो हाशिए पे पहुंच गया, जबकि आबादी से वो दुगने से नहीं तिगुने के करीब थे। वो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, वो आपको आपके पेज पे शेयर किया था, दोबारा शेयर कर दूंगा वो डेटा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उनके वो पूरा पाकिस्तान मूवमेंट इसी बात का ये था कि ये जिनको दबा के रखे थे, ये जो नीची जात के थे या जो हिंदू थे, ये तो लोकतंत्र आते ही हम पर कब्जा कर लेंगे। तो वो उस चीज को मतलब पचा ही नहीं पा रहे थे कि हम पर ये लोग कभी शासन कर ले। ठीक है, अब भी जो आप जो बात बोल रहे हैं, तो ये सीधे ही सीधे डिप्टी सीएम या सीएम की बात कर रहे हैं, ये नीचे लेवल की बात नहीं कर रहे। टिकट किसको मिलेगा? हमारे मऊ की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, बेचारे लगे हुए हैं, उनको टिकट मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता उनको मिलेगा। तो वो दोबारा से खत्म होगा, मुख्तार को मिल गया, लीजिए खत्म। अब फिर मतलब कौम खतरे में आ जाएगी। मिलेगा, हाँ, सपा से नहीं मिलेगा, वो सेटिंग हो जाती, उसीलिए उनके भाई को लगाया ही गया था। चलिए जो भी हो, मैं कहना क्या चाह रहा था कि वो बेचारे लगे हुए, वो गाली सुन रहे हैं, वो सीए एनआरसीए में भी लोगों की गाली सुन रहे हैं कि तुम नहीं आ गया या जो भी हुआ। और अगला तो वो मुंह दिखाने भी नहीं आए, जो हमारे सिटिंग एमएलए थे या उनके प्रतिनिधि थे, वो तो मुंह दिखाने भी नहीं आए, लेकिन वही दोबारा भी जीत जाएंगे क्योंकि कौम खतरे में आ जाएगी, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो ये नैरेटिव उनका बहुत पुराना नैरेटिव है, और ये हर जगह हम देखते हैं। हम इसको साहित्य में देख रहे हैं, हम इसको राजनीति में देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमारे उनको गजलों कविताओं में देख रहे हैं। तो उनकी इस नैरेटिव को तोड़ना आसान काम नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि जब हम अपने अनुभव को नहीं लिपिबद्ध करेंगे, नहीं उसको संहिताकरण करेंगे, तो फिर हमारे अनुभव भी काम के नहीं रह जाएंगे। ठीक है, अब इसी को जोड़ते हुए फाकिर भाई देखिए, भारत में जो समाजवादी कह रहा हूँ, जो समाजशास्त्री गुजरे हैं, श्रीनिवास और ये सब, तो देखिए इन लोगों ने भी कितनी चालाकी से बहुजन समाज के अनुभव को लूट लिया है ना। उन्होंने कहा संस्कृताइजेशन, ठीक है, कि एक छोटी जाति जो है बड़ी जाति का अनुकरण करती है, तो वो संस्कृताइजेशन है। अब बड़ी जाति जो है, ब्राह्मण अगर मीट खाने लगे तो वो दलिताइजेशन नहीं होगा, मतलब नीचे की ओर नहीं होगा। तो नीचे की ओर सोचने का कोई टर्म ही नहीं बनाया उन लोगों ने, मतलब ये सोच ही नहीं पाए कि ऊपर वाले कभी नीचे जाएंगे। सैयदीकरण और अंसारीकरण नहीं हो रहा है, या मतलब पसमादाकरण नहीं होगा, अशराफीकरण ही होगा। ठीक है, हमने अपना नाम अशराफों के नाम पे रखना की कोशिश की, वो इधर नहीं आ रहे। तो इसको कैसे देखेंगे कि ये जो पूरे, मैं इस तरह देखता हूँ कि ये पूरी थ्योरी ही बोगस है।
ये थ्योरी, ये जो थ्योरी होती है कार्ल मार्क्स के हेल्प से मैं अपनी बात रखूं या कोई अम्बेडकरवाद, कोई भी कहीं से भी, तो इसको समझना बड़ा आसान है। ये एक ढकने के लिए ना, दूसरा चीज जैसे अज्ञान है, वो अच्छी चीज है। अज्ञान में आदमी को एहसास होता है कि हमको इसका ज्ञान नहीं है, तो फिर ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश करता है। कोई गरीब है, उसको एहसास है हम गरीब हैं, तो वो फिर धनी होने की कोशिश करता है। लेकिन गरीब होते हुए उसको एहसास हो जाए कि हम धनी हैं, सूफी उसको जब बहका देता है कि यार जिसको कुछ नहीं चाहिए वही बादशाह। तो इस तरह इसको इसमें होता क्या है बाकी कि तो ये ये, आध्यात्मिक हाँ फांसीवाद है ये सब। हाँ फांसीवाद है। ये, तो ये तो आप ये हम लोग प्रूव आध्यात्मिक कर चुके फांसीवाद हैं। है। हाँ, तो उसमें होता क्या है कि ढकने के लिए ऐसा कहा जाता है। किसको ढकने के लिए? वर्चस्व को। अगर हमको ये करना पड़ रहा है, ये ऐसे बोल रहे हैं ना, देखिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत लॉजिकल बात है कि ऑपरेशन किसको कहते हैं। तो बेल हुक्स एक ब्लैक नारीवादी हैं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मतलब होता है लैक ऑफ चॉइसेस। आपके पास आजादी, चॉइसेस, चुनाव की कमी होती है। आपको अगर कोई ऑप्शन ही नहीं इंजीनियर डॉक्टर बनने का, आप जुलाहे के बेटे हैं तो जुलाहे ही बनना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन कब आता है? आप पढ़ ले जाए, मैट्रिक का एग्जाम दे, ऑप्शन तब। लेकिन पढ़ने का तो आपके पास साधन नहीं है, गरीब है, तो क्या ऑप्शन बच जाता है कि बाबूजी जो करते थे हम भी करें, अब्बा का धंधा करें। तो ऑप्शन की कमी ऑपरेशन का पहला लक्षण है। तो जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको ये बोलना है कि अपनी इच्छा से उसका नकल कर रहा है, उसका नकल कर रहा है। नकल करना नहीं, हम तो गुलाम की स्थिति में है। तो ऐसा आरोप लगाना बिल्कुल ये बहुत फालतू चीज है, साइको एनालिसिस के हिसाब से भी और सोशोलॉजी के हिसाब से भी। तो ये वर्चस्व है, हम मजबूरी में करते हैं। अगर आप अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है तो इसका कारण अंग्रेजी का वर्चस्व है कि अंग्रेजों का 20 साल, ये नहीं कि अंग्रेजी अपना रहे हैं लोग, अंग्रेजाइजेशन हो रहा है। ये तो अपने, इसको ऐसे बोला जा सकता था, ईमानदारी से बोला जाता कि देश में ब्राह्मणों का वर्चस्व है, उन्हीं के विचारधारा को बेचारे को अनचाहे मानना पड़ता है। आज हमको हरिवंश राय बच्चन या ब्राह्मण इकबाल को पढ़ना पड़ रहा है, गालिब को, इसलिए नहीं कि गालिब पसंद है, गालिब से तो हम सख्त घृणा करते हैं, उससे बड़ा तो झूठा आदमी कोई नहीं है। गालिब का कोई शेर सुन लेते हैं हम तो गाना तुरंत बंद कर देते हैं, बता रहे हैं आपको। तो उसमें होता क्या है कि अनचाहे सुनना पड़ता है। गालिब को नहीं मानिएगा, नौकरी नहीं लगेगी। खतूते गालिब बिहार बोर्ड के सिलेबस में हमको पढ़ना पड़ गया, उस सिलेबस में आप कीजिए क्या। इसको कोई श्रीनिवास बोले कि भाई गालिब को पढ़ रहा है अल्फरेजेशन, तो कितना बड़ा झूठा है। हमको तर्क से समझाइए कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं तो कोई मेरा बात को काटे। मुझे तो बहुत सिंपल और सरल लग रहा है बात कि भाई जो मजबूरी है उसको तुम बोलो कि मैं इच्छा से कर रहा हूँ। मेरा बस चले तो अल्लामा इकबाल ये सब किसी को नहीं पढ़े, इतना घटिया। जैसे गालिब का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि गालिब जो है उसकी नौकरी एक अंग्रेज ने लगवा दी दिल्ली कॉलेज में। तो वो वहां गया जब नौकरी करने के लिए, वो भी पालकी पर, पैदल नहीं जाएंगे। तो उसने ज्वाइन नहीं किया। अंग्रेज निकला कि भाई आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो बोला कि अरे कोई अगवानी के लिए, स्वागत करने के लिए आया ही नहीं, मेरा इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। वो बोले कि ये नौकरी है, यहाँ कोई अगवानी में आएगा नहीं, तो ज्वाइन ही नहीं किया। और उस आदमी ने शेर क्या लिखा कि पैर के आंवलों को देख के मैं घबरा गया, लेकिन ये देख के खुश हो गया कि रास्ता कांटों भरा है। तो देखिए कितना झूठ लिख रहा है, शेरो शायरी में लिख रहा है कि हमको कांटा भरा रास्ता पसंद है, साले तुम पैदल चलने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसे आदमी को अब क्या कहा जाए बताइए, कितना बड़ा अरे मतलब झूठा मागिर टाइप भाई, का। आप जज्बात संभालिए मागिर भाई। देखिए आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि जब सिलेबस में, जी जी मागिर भाई आप पे आ रहा हूँ। सिलेबस में जब कोई चीज शामिल हो जाती है तो वो भी वर्चस्व की संस्कृति को बढ़ावा देती है। और हम ये देखते हैं कि जो थिंकर है, जो हम अशराफ बोले या स्वर्ण बोले, कोई थिंकर है, तो वो अपनी बातों को या अपने विचार को वो सिलेबस में शामिल कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम उनको ना चाहते हुए भी उन्हीं की बात को पढ़ने के लिए मजबूर है। यही वो बोल रहे हैं। जी बकर भाई आप बताएं। देखिए जैसे आप, बड़ी अच्छी बात हुई कि अशराफिजेशन कह लें या ब्राह्मणीकरण कर लें, ये हुआ है नो डाउट। एक साहब कहने लगे कि हमारे जो है आजकल औरतें बेनकाब होकर के काम धंधे में निकल रही हैं और तरक्की कर रही हैं अशराफ की औरतें। तो मैंने कहा नहीं, ये तरक्की नहीं है, बाहर निकल के काम करने जाना ये तो पसमानदगी करण है। ये कल पसमानदा की औरतें बेनकाब निकल के जाती थी काम करने। और मैंने कहा कि ये हदीस में भी है कि गुलाम औरतों के लिए पर्दा नहीं है, वो घुट्टी के ऊपर तक पायचा पहन सकती हैं, कैपरी टाइप में, हाथ भी खुला रहेगा, सब कुछ है। तो
तो मैं कहा अशराफ की औरतें जब काम करने जा रही, नौकरी चाकरी करने जा रही हैं, तो वो एक तरीके की बांदी हो गई हैं वो। जैसे आप पहले जमाने में अरबों में बांदी का कल्चर था कि जो इस बांदी टाइप की औरतें थी उनसे काम कराया जाता था। जो काम कर रहा है वो बांदी है, नौकर है वो। और कुछ हमारी औरतें माशाल्लाह अब घर में रहने लगी हैं निकाब उकाब लगा के। तो अब हम लोग नए, हम अशराफीकरण हमारा हुआ है, आपका पसमानदगी करण हुआ है। अभी हमारे अपार्टमेंट में जो है एक लड़का बीटेक छोड़ करके 14 लाख साल का पैकेज छोड़ करके सब्जी बेच रहा है। तो अब वो क्या कह रहा है, मौर्यकरण हो गया उसका कि बीटेक 14 लाख का पैकेज छोड़ करके आके सब्जी बेच रहा है अपार्टमेंट में। दूसरा जो पार्टनर है वो कनाडा जाके पढ़ने वाला, वो भी सब्जी बेच रहा है। तो दोनों तरफ का चल रहा है। जैसे आपने कहा गोश्त खाने वाला मामला जो है कि अगर ब्राह्मण गोश्त खा रहा है तो किसकी नकल करके खा रहा है। इसी पे एक बात मुझे याद आ गई कि जब हमारे पसमानदा में, दलितों में कुछ शक्ल सूरत जरा साफ दिखने लगी, गेहुआ रंग दिखने लगा, तो लोगों ने ये कहना चालू किया कि ये जो दलित बस्तियों में, पसमानदा बस्तियों में अशराफ जाता था, ये उसका असर है। जो गुस्सा आ रहा है, जो टैलेंट आ रहा है लोगों में, कह रहे हैं कि अब इनका जो बीज बदल गया। तो हमने भी कहीं सुना था अपने भाई बंधु दलितों से कि बाऊ का नद्दी पे हमार गद्दी पे। फाकिर भाई, बाऊ का नद्दी पे हाँ, हमार गद्दी पे। गद्दी। यानी बाऊ गए नदी नाला, जैसे दलित बस्ती में गए, हाँ, पसमानदा बस्ती में गए, वहां अपने बच्चा छोड़ के चले आए, तो उनका बच्चा गोरा पैदा हुआ और नदी नाला टहल रहा है। हम भी हाँ, जाके बाऊ साहब के यहाँ काम कर रहे थे, तो हमारे बच्चे भी पैदा हुए, वो थोड़ा सांवले हो गए और और वो गद्दी गद्दी पे पे है। बैठ रहे हैं। तो इसी पे हाँ, किसी ने कहा करिया ठाकुर गोर चमार करे ना पे एतबार। तो हाँ, सिर्फ चमार या धोबी या नाऊ ही नहीं गोरा हुआ है, बहुत से पंडित, बहुत से सैयद भी काले हैं। काले हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। और जो बकलोल हो गए हैं, जो हिंदुओं के सामने डर गए हैं, को नोबल नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, तो ये किसके बीच का असर है? ये अंग्रेजों हाँ, के सामने नहीं ठहर पाए ये लोग, तो ये किसका असर था? इन ब्राह्मणों में, ठाकुरों में कह लें या सैयद शेख में, किसका असर था? ये लगातार 100-200 साल से कोई ढंग का आदमी नहीं सैयद पैदा कर पाए। मुगल 150 साल, 300 साल हो गया मुगलों को, एक भी ढंग का मुगल भारत में पैदा नहीं हुआ है। औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद आज तक एक सिंगल मुगल पैदा नहीं हुआ जो डायनामिक हो, जो महत्वाकांक्षी हो, जिसके अंदर कोई टैलेंट हो, जो दिखाई दे। तो वो अच्छा, इकट्ठे, ये टैलेंट कहाँ खो गया इनका? ये इस बहस पे नहीं पड़ रहा। मेरा कहना ये था, जैसे फाकिर भाई ने बताया था कि जब, जैसे आपने बताया कि पहले वो बुर्का पहनती थी, जो अशराफ औरतें थी बुर्का पहनती, आज बुर्का नहीं पहनती। लेकिन मेरी बात ये है कि ये दोनों ही डिबेट उन्हीं की है। बुर्का पहनाने का चलन भी उन्होंने शुरू करवाया, हमने किया। अब बुर्का उतरवाने का चलन भी वही। तो हर तरीके से तो उन्हीं का है, जींस भी उनकी, बुर्का भी उनका, एक बिकनी भी उनकी। वो तो हम तो डिबेट में है ही नहीं। नहीं, बुर्का उतारा, बिना बुर्के के तो हमारी औरतें रहती थी, काम करती थी। जी जी जी, मैं कह रहा हूं हम तो बुर्का पहने, हम तो पहन लिया। मऊ आजमगढ़ के मोहल्ले में देख ही रहे होंगे। तो अब जो नई एक चल रही है, आधुनिकता की जो लहर चल रही है, उसको भी तो हम कहाँ चला रहे हैं? उसको भी तो वही अशराफ चला रहे हैं ना। हम तो पहनने का नहीं, उसमें छोटा सा मैंने सब तो वही करी, मालूम है। उसमें छोटा सा मैंने अपना डाला कि हमारी औरतों की नकल करके इनकी औरतें भी आत्मनिर्भर या इंपावर हो रही हैं। जो बैठ करके इंतजार करती थी, कभी भाई का खाती थी, कभी बाप का खाती थी, कभी पति का खाती थी, अब इनकी औरतें भी निकल के काम कर रही हैं। वो हमारी औरतों की नकल किया है। हमारी औरतें पहले से इंपावर थी, तो हर जगह हम इनकी नकल। बहुजन समाज की जो औरतें थी वो काम करती, बिना काम किए तो घर नहीं चलता। इसीलिए उनमें जो है पितृसत्ता का स्वरूप वैसा नहीं था जिस तरीके अशराफ और सौड़ों के अंदर था। ठीक है, 1 घंटा हो गया है, तो मैं कोई सवाल भी नहीं दिख रहा है कि किसी को सवाल करना है सवाल कर ले। और बहुत 1 घंटा असल बहुत दिन हो गया था, लोगों को याद नहीं रह गया होगा अब सवाल ववाल। अब आप जो है ना, थोड़ा चुनाव का माहौल है और लॉकडाउन भी लगने वाला है या लगा हुआ छोटा मोटा, तो आप इधर थोड़ा सा एक्टिव रहिए सब लोगों को लेकर के। और जो सवाल हम जी जी, एक मैं फाकिर भाई ये बताइए कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा समाज है, पसमानदा समाज है, वो क्या करता है? वो चुप्पी साध लेता है। मतलब वो हमसे सहमत होते हुए भी चुप रहे।
और उसकी चुप्पी को अशराफ जो है वो ये कर रहा था कि वो हमारे समर्थन में है, उसकी चुप्पी उनके समर्थन, अशराफों के समर्थन में चली जाती है। हम ये कई बार ये देखते हैं, ठीक है, कि उनसे पर्सनल लेवल में बात करो तो वो कहते हैं कि नहीं आप ठीक है, लेकिन पर्सनल लेवल से अलग हटके देखा जाए तो वो चुप रहते हैं, वो कभी भी आगे बढ़ के बोलना नहीं चाहते, हमेशा डिफेंस में रहना है। तो इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं, हमारा समाज के लोग हमें हमारी बातों का समर्थन ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये इसलिए होता है कि वो भी वर्चस्व की बात है कि चूंकि वो उसका वर्चस्व है तो उसको एक दिन में आप खत्म नहीं कर सकते हैं, वो बोलना नहीं सीख सकता है, उसको डर लगता है, भय बैठा गया है। किसी पर शासन करने का सबसे बड़ा साधन डर होता है, तो वो अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कि मेघालय जो है मातृ प्रधान समाज है, लेकिन वहां भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बन पाती है, क्योंकि वो पितृ प्रधान एक समाज का अधीन वो है, वो मेघालय। तो उसी तरह ये जब तक अधीनता नहीं हटेगी तब तक ये वो हमारे साथ नहीं आएगा। तो हमको तमाम साधन इस्लाम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिसको आप बोल रहे थे फरारी पर ये करते हुए हम लोग कि मिथ का और तमाम सांस्कृतिक चीजों का इस्तेमाल होता है इस उसके भय को दूर करने के लिए। तो हमको कल्चर का, गीत का, गाने का, कविता का सहायता लेना पड़ेगा उसको भय को दूर करने के लिए। मनोवैज्ञानिक चीजों का उपाय मनोविज्ञान से ही आता है। तो हम लोग को अपना कल्चर, अपनी शायरी डेवलप करनी होगी। इसलिए गालिब को आप मानना बंद कर दें, मीर को, तभी आप अपने पर ध्यान दे पाएंगे। आदमी के पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है, वो अच्छा भी लिखे तो उसका मैं बाइकाट एक चीज करें, और तब आप मैं एक अपने चीज पर ध्यान देके पूछना चाह रहा हूँ अपना कल्चर फाकी भाई, डेवलप करना। फाकी जी भाई इसमें मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि मेरे भी कई दोस्त पसमानदा शायर हैं, लेकिन वो एक कुछ पर्टिकुलर शब्द मतलब कि टॉपिक है गजलों में, हम्म, उससे अलग आप हम्म, शायरी करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि आप वो अदब के पैमाने में आ नहीं रहे, इसलिए आप प्रकाशित नहीं होंगे। तो उनके हाँ अंदर भी हाँ, डर होता है। दूसरी बात, जो संस्था है उनकी है ऑल इंडिया मुशायरा फलाना ढिमका, उसमें बुलाए हम्म, जाने का भी ये रहता कि तुम तो वो शायरी कर ही नहीं रहे जो जो पैमाना उन्होंने तय किया है, तो इसलिए उनको हम्म। बुलाया नहीं जाता। तो वो बेचारे इस डर से भी तो नहीं बात करते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो एक तो अकेला ये हम मतलब लोगों को व्यक्ति संस्था से कैसे लड़ेगा। हम लोगों को ब्लैक हार्लेम रेनेसां से सीखना चाहिए। जैसे ब्लैकों ने, उनकी संख्या हम लोगों से भी बहुत कम थी, लेकिन उन लोगों ने अपना एक संस्कृति डेवलप किया अपने इंडिजिनस और अपना अक्ल लगा के। तो यही तो पसमानदा बुद्धिजीवी पे ये जो टॉपिक था उसका यही काम है कि पसमानदा बुद्धि वो कल्चर, वो कविता, वो साहित्य, वो अदब डेवलप करे जो एक विकल्प के रूप में डेवलप हो, उन्हीं के समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने की, उन्हीं की दुनिया में एक जगह की नहीं हमको चाहिए, हमको अपनी दुनिया बनानी है। ये हम लोग को संकल्प लेना होगा और ये हम लोग अगर कर पाए तो हमारा आंदोलन बिल्कुल, और ये इतिहास में संभव हुआ है, जैसे हार्लेम रेनेसा संभव हुआ, तो हम भी हार्लेम रेनेसा टाइप का पसमानदा रेनेसा यहाँ कर सकते हैं। और हम अपने आइकन, और इस प्रोसेस में है, ऐसा नहीं है कि हम इस प्रोसेस में नहीं है। तो ये डेवलप हो सकता है, इसमें कोई ऐसा शक नहीं है कि ये संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। हमको एक वैकल्पिक संस्कृति डेवलप करना होगा, ये बहुत अपना एक दुनिया डेवलप करनी होगी। उसी दुनिया में अच्छी जगह, अभी तक हमारा आंदोलन और हमारी सोच रही है कि उन्हीं की दुनिया में एक अच्छा सा घर मिल जाए, नहीं, हमको अपनी एक दुनिया बनानी होगी, उसके बाद उसमें घर बनाने को सोचना होगा। जी तो जी अपनी एक एक सब नई दुनिया बनाना, ये हमारा पहला कदम होना चाहिए। जी 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 अपने मैं समझ गया कि बुद्धिजीवी वर्चस्व की सब कुछ संस्कृति को अपना तोड़ने हो, का। अपना जी कवि, अपना बुद्धिजीवी, अपना नेता, अपना संगीतकार, सब कुछ अपना हो। ये जिस दिन कर पाएंगे तो हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा। जी जी वकार भाई एक सवाल आया हुआ है, वो सवाल आखिरी सवाल ले लेते हैं, और कोई सवाल आया नहीं है। अख्तर हुसैन साहब पूछ रहे हैं कि अभी अशराफ ने अपनी लेडीज को मस्जिद में साथ नमाज पढ़ने का रिवाज स्टार्ट किया है, क्या पसमानदा कम्युनिटी के लोग भी अपनी फैमिली को अलाउ कर रहे हैं इंडिया में कि साथ में वो नमाज अश, पढ़ें। नहीं, अशराफ ने नहीं शुरू किया है, अहले हदीस ने शुरू किया है। इसको कैसे देखेंगे, वो भी उसमें भी तो अशराफ हैं। नहीं, अशराफ नहीं, जहां अहले हदीस पसमानदा है वहां पसमानदा औरतें नमाज पढ़ती हैं जाकर के साथ में, और जहां अशराफ अहले हदीस है वहां अशराफ औरतें पढ़ रही हैं जाके। ये ये तो अशराफ औरतों का मस्जिद जाना मसलकी
मामला है। अभी कहीं भी मेरी जानकारी में हनफी मसलक वालों ने, मेरी जानकारी में अभी तक कहीं भी औरतें मस्जिद नहीं जा रही हैं। यानी अशराफ के नाम पे जो मस्जिद में जाने का मामला है, बीइंग अशराफ, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, औरतों को, हनफी औरतों को जाना शुरू करना चाहिए, ये एक आंदोलन हो सकता है। मेरी जानकारी में एक मस्जिद है कनॉट प्लेस में, मोती हाँ, मस्जिद, कनॉट प्लेस, दिल्ली, जहां हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे औरतों का नमाज पढ़ने का एहतमाम है, इंतजाम है। और मैं एक बात रखना चाहूंगा कि अभी आंदोलन जो हमारा है पसमानदा, वो अभी तिफलानी यानी कि अभी बच्चा अवस्था में है, टोलरल में। तो अभी इतना नैतिक और इतना पॉलिटिकली करेक्ट होने का दबाव डाल देंगे इस पर तो ये टूट जाएगा। अभी हम लोग बच्चे हैं, थोड़ा और एडल्ट हो जाए तो तमाम पॉलिटिकली करेक्ट की सबको शामिल करना है, ये होना चाहिए न्याय, वो हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। जैसे एक मस्जिद जब कोई बहुत कमजोर होता है तो उस टाइम ज्यादा बोझ पे कंधा नहीं, आप देखेंगे छोटे बच्चे को पेंसिल से लिखवाया जाता है, पेन से नहीं, ताकि अगर वो पेन से बचपन से ही लिखे तो उसकी उंगलियां कमजोर हो जाएंगी। तो अभी हम लोग पेंसिल से ही लिखे, थोड़ा हल्के हल्के कंधे पर बोझ न ले, और जब एडल्ट हो जाएंगे तो पेन से भी लिखेंगे, तमाम जिम्मेदारी लेके न्याय की, कि औरत को भी न्याय मिले, सबको न्याय मिले, हम लोग कोशिश करेंगे। और ऑलरेडी बराबरी है हमारे पसमानदा में, कम से कम अशराफ से ज्यादा स्त्री पुरुष बराबरी है पसमानदा समाज में, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक, बस खत्म करते हैं। वकार भाई लास्ट बोल जी, लीजिए। ये लिख देखिए, रहा है कि एक चीज मैं कह दूं, एक तो ये कि आप इसको कंटिन्यू रखिए ताकि हमारे लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, और दूसरे चैनल वाले देख करके कभी उनको भी मन करे तो फाकिर भाई जैसे लोगों को, आपको, फैयाज साहब जैसे लोगों को वो बुला सकें। ये उनको पास बहाना ना रहे कि लोग बात नहीं कर पाते हैं इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है। हम लोग भी ये जी बुकराती जी। झाड़ लिया करें आपके चैनल पे आके। एक चीज, दूसरी चीज, जो ये लोग बुरा भला कह रहे हैं ना, हमारा आंदोलन वहां पहुंच चुका है कि अगर अशराफ चुप हो गया तो भी हार जाएगा, हार गया है। अगर वो धुबिया उबिया बनाना शुरू कर दिया तो भी वो हारेगा, क्योंकि बाकी जो धोबी चुपचाप बैठे हुए हैं वो कभी कभी रिएक्ट भी करते हैं, नहीं तो चुपचाप देख के गुस्सा कर रहे हैं। वो अभी 2 4 बार 10 बार बर्दाश्त करेंगे, फिर वो धीरे धीरे धोबी नाऊ फट पड़ेंगे। और आज आप लोगों की मेहनत से आप देख लीजिए कि जहां 10 लोग लिखने वाले थे वहां लगभग 100 लोग होंगे। जहां हम 4 5 लोग खाली एफआईआर में आए थे सर सैयद वाले में, इस बार सर सैयद डे पे 150 मैंने डीपी देखी थी, चेंज हुई थी। तो का मुद्दा तो खैर गंभीर हो गया था हम लोग के लिए। नहीं नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि जैसे 150 डीपी का चेंज हो जाना, मेरी जानकारी में 150 डीपी का चेंज हो जाना सर सैयद के खिलाफ, भारत में अंबेडकर जी और सर सैयद जी ऐसे लोग हैं, अल्लामा इकबाल, जिनको कोई बुरा भला नहीं कहता है, लेकिन सर सैयद का क्रॉस करके डीपी लगा लेना बहुत बड़ा है। जो मैं डर निकल रहा है, जो डर वाली बात है, डर निकल रहा है, और अब वो मुखर होने में थोड़ा सा समय और लगेगा। जी हाँ, जी। वो जो चुप्पी है, जो चुप्पी आपको दिखाई दे रही है ना, वो चुप्पी इंशाल्लाह चुनाव बाद दिखेगी। थोड़ा सा भी वो बच्चे एमआईएम में फंसे हुए हैं सब, वो निकलेंगे जब ना चुनाव ना खत्म हो जाए। मैं पसमानदा बुद्धिजीवी का 1 मिनट का संदेश देना चाहूंगा, वो मुझे याद आया, 1 मिनट बस, कि ये अपने चैनल को, जैसे डेमोक्रेसी है, इसको महत्व दें, और ये घी का लड्डू टेढ़ा भला, ये हमारा घी का लड्डू है, और इतना ये आशा से कमतरी न रखें कि भाई हम बीबीसी में जाएंगे तभी बड़का चैनल है, ये भी हमारा बड़का चैनल है। और ये सब मानसिक मनोवैज्ञानिक चीज होता है, बड़ा छोटा। मैं तो इतना आत्मविश्वास से भरा रहता हूँ कि मैं बड़े बड़े चैनल को इनकार कर देता हूँ। और ये इतना, ये आप अल्लाह वाले लोग हैं, बड़े, हम लोग सादगी की बात करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जरा सा दुनियावी चीज से प्रभावित हो जाते हैं कि वो बड़ा चैनल है, वहां हमको जगह नहीं मिल रहा है। तो ये सब न सोच के इतना आत्मविश्वास रखें, खुद एतमादी पसमानदा बुद्धिजीवी, कि डेमोक्रेसी चैनल ही बहुत बड़ा है। मेरे लिए सबसे बड़ा चैनल, किसी का बेटा लाख अच्छा हो, मेरे लिए तो मेरा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा है।
तो मेरे लिए तो बेशक। डेमोक्रेसी सबसे प्यारा है। और जी, जी। बघार शुक्रिया। भाई का मैं भी समर्थन करता हूँ कि इस पे तमाम लोग आए और सब लोग ज्वाइन करें, वो भी बोले, अब मैं भी बोलूंगा। अब मुझे जी। बहुत खुशी मिलती है। मैं सोचा था इस कार्यक्रम में कि बहुत गंभीर रहूंगा, लेकिन मैं जज्बाती हो जाता हूँ, मुझे खुशी मिलती है और मैं अंत में अपना ही आधे वादा टूट ही जाता है, तौबा टूट जाती है यहाँ पे चलिए आके। चलिए, अब मैंने इसको तौबा किया खत्म था कि करते मैं हैं। गंभीरता से बोलूंगा। जी 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 जी, जी जी। अब खत्म करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक था पसमानदा बुद्धिजीवी बनाम अशराफ बुद्धिजीवी। इसमें बहुत से विषयों को, अलग अलग विषयों को हमने लेने की कोशिश की कि कैसे कोई बुद्धिजीवी कहलाता है, कैसे ये तय होता है कि एक वर्ग के हितैषी कौन है, डी कास्ट किसे कहते हैं। कोई अशराफ अगर ये कह रहा है कि हम पसमानदा के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें भरोसा किया जाए कि ना किया जाए। ऐसे बहुत से मुद्दे जिसको हमने इस एक छोटे से एपिसोड में लेने की कोशिश की है। आगे भी इस तरीके के मुद्दों पर हम बात करेंगे, और तब तक आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।